भैया तरफ कैमरा भैया मोबाइल लिए ना पीछे ध्वनि से तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं कुलपति महोदय साक्षी बने। श्रुति एवं आर्या, आप जानते हैं थैंक यू चांद जी। माननीय मंत्री श्री नीरज कुमार सिंह जी, प्रोफेसर पद्मश्री रविंद्र कुमार सिन्हा जी, जो कि वाइस चांसलर माँ वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के हैं, श्री अशोक कुमार घोष जी, श्री दीपक कुमार सिंह जी, इस महाविद्यालय के प्रचार एवं डीन साइंस प्रोफेसर एस.आर. पद्मदेव जी, पटना विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, जूलॉजी के हेड श्री अरविंद कुमार सिंह जी, गोपाल जी, पटना यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह जी, बहुत सारे हेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अतुल जी, वीरेंद्र जी, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रजनीश कुमार, प्रचारगण, छात्र छात्राएं, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेस मीडिया, मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मेरे टेन्योर में इस नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी का उद्घाटन हुआ। ये बहुत दिन से चल रहा था, 2012 से चल रहा था, लेकिन अभी तक ये प्रैक्टिकल में नहीं आ सका था। जब मैं ज्वाइन किया तो इसकी मीटिंग हमारे दीपक कुमार जी ने बुलाई। उसमें कुछ यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे जो सिंडिकेट द्वारा लगाए गए थे। इन्होंने कहा कि उस जो सिंडिकेट का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग जब फर्स्ट मीटिंग सोसाइटी का होगा बायलॉज में, उसमें हम लोग चेंज कर लेंगे। अभी जो मेरा पुराना बायलॉज है जो वित्त विभाग और कैबिनेट से हो चुका है उसको पास होने दिया जाए। उसमें था कि ये जो बिल्डिंग बन रहा है शोध केंद्र, इसका स्वामित्व किसका होगा। हमारे सिंडिकेट का कहना था कि इसका स्वामित्व जो है पटना यूनिवर्सिटी का होना चाहिए और 50% भागीदारी पटना यूनिवर्सिटी का होनी चाहिए। इस तरह का उसमें रिजोल्यूशन था और जिसको कि राज्य सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि पहली जो बैठक होगी सोसाइटी की उसमें इसकी पुष्टि हो जाएगी। ये 26 की जो मीटिंग थी उसके 2 दिन पहले हमें दीपक जी से बातें हुई कि हम लोग मेन चाहते हैं कि एक आदमी जो रिस्पॉन्सिबल हो कि सेंटर को स्टार्ट किया जा सके। इसके लिए कम से कम 2 कमरा चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, कुछ रूम चाहिए। तो हम लोग मैंने
जो भी हमारे मेंबर्स हैं जो कि उस मीटिंग में थे उन लोगों को बुलाया था और हम लोगों ने प्रपोजल दिया था कि आप लोग मीटिंग में रखिए कि जो हमारे पटना यूनिवर्सिटी में डॉक्टर R.K. सिन्हा द्वारा जो बनाया गया लैब है ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, उस लैब को ही अगर स्टार्ट करते हैं यहाँ से इस डॉल्फिन रिसर्च के सेंटर में तो बहुत बड़ा योगदान पटना यूनिवर्सिटी का होगा। मीटिंग हुई, ये पास भी हो गया। 27 को सुबह में दीपक जी फ़ोन किए कि 30 तारीख को इनॉग्रेशन करना है इसका। हमने प्रचार्य महोदय को फ़ोन किया, पता चला कि इसी तरह से बंद पड़ा है, इसको सफाई साफ़ सुथरा करना है। जो आप देख रहे हैं ये 2 दिन की ये है, सारा डेंट पेंट जो है 2 दिन के अंदर में हुआ है, बंद पड़ा हुआ था, लैब सब बंद पड़ा हुआ था लेकिन इसी बहाने जो है सब साफ़ सुथरा हो गया, सब इनर्जाइज हो गया। तो आपने देखा होगा मंत्री महोदय, यहाँ पर लेबोरेटरी में बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसको स्टार्ट करने के लिए अगर इस सेंटर को दूसरे जगह हम स्टार्ट करते तो कितने का इक्विपमेंट खरीदना पड़ता। इसमें मैक्सिमम इक्विपमेंट्स यहाँ अवेलेबल हैं शोध के लिए। इसमें बहुत सारे सरकार को पैसे बचेंगे और जो भी इक्विपमेंट है हम लोग इस सेंटर को डोनेट करेंगे जिससे काम होगा। एक शर्मा जी ने कहा कि माननीय मंत्री जी बोले थे कि जो क्या डॉल्फिन को एक एरिया को जाल से अगर कवर कर ले उसमें रह सकता है कि नहीं, तो ये तो सिन्हा साहब को बोलना था लेकिन नहीं बोले। मैं बता देना चाहता हूँ लेकिन तो 1 मिनट में बता देते हैं। ठीक है सर, लेकिन इन्होंने कहा कि एक डॉल्फिन को चाइना में पकड़ के ले गया गया, इसमें फीमेल जो है एक्सपायर कर गई, मेल 22 साल तक सर्वाइव किया। यहाँ से चाइना में ले जा कर के 22 साल सर्वाइव किया गया। अगर मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मैं गंगा के वो उस पार में अगर 1 किलोमीटर का आर्टिफिशियल कैनाल डेवलप करें जिसमें फोर्सली पानी भेजें गंगा का और दूसरे साइड से पानी निकले कि कंटिन्यूअस जो है डॉल्फिन को गंगा का पानी मिलता रहे, उसको फील हो कि हम बाहर नहीं हैं, हम गंगा में ही हैं, तो हमको लगता है कि उसमें उसके बिहेवियर को बहुत अच्छे तरह से रिसर्च किया जा सकता है। आपने कहा कि डॉल्फिन को मैंने यहाँ पकड़ा, उसको ले जा कर के हुगली में रिलीज़ किया, उसकी क्या स्थिति हुई, कितने दिन बची, मर गई, क्या हुई, उसको तो पता नहीं चला। तो जो भी आप लोग काउंट करते हैं, नाव से जाते हैं, काउंट तो कर लेते हैं, इतना है बिहेवियर, उसके एक्टिविटी जो नाव पर देखते हैं उसी पर करते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल जो डॉल्फिन पर हमको लगता है कि नहीं हो पाता है, जिसको कि एक जगह रख करके कंटिन्यूअस उसके बिहेवियर को वॉच किया जाए। तो अगर ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल पीछे देखिए पूरा गंगा ऊपर में बहुत जगह है, एक 50 फीट चौड़ा 1 किलोमीटर लंबा कैनाल बना दीजिए, एक साइड से पानी एंट्री कीजिए, दूसरे साइड निकलेगा। गंगा पानी इसलिए कि आप जानते हैं गंगा का ही पानी है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा मेरे ख्याल से दूसरे नदियों से 25 गुना ज़्यादा है। यही कारण है कि आप देखते होंगे गंगा का पानी ले जा कर के बाहर में हम रख देते हैं, बहुत दिन तक वो ख़राब नहीं होता है। तो उसका गंगा नदी का इन्वायरमेंट में मिलेगा और उसमें 10-20 डॉल्फिन आप छोड़ दें, उसको सालों भर उसके बिहेवियर जो भी है उसका आप रिसर्च करें, बहुत सारे रिसर्च आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर का कैनाल बनाने में बहुत खर्च नहीं आएगा। और एक हाई प्रेशर मोटर रखा जाए, अगर पानी की कमी हो तो उस कैनाल में मोटर से पानी रखा जाए, उसको डेप्थ बनाया जाए, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रिसर्च के लिए एक सेंटर बनेगा। तो ये जाल की बात नहीं है, उसको नेचुरल आप जो है क्रिएट कर सकते हैं और ताकि मछली जो है सोच जो है डॉल्फिन जो है बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरह से कुछ हम लोग सोच सकते हैं। हम ये भी सोचते थे कि डॉल्फिन को हम लोग काउंट तो कर लेते हैं, इतना है, इसका बिहेवियर ये है, इसका फ़ायदा क्या है, क्या रिसर्च करने से पब्लिक को क्या फ़ायदा है, संरक्षण करते हैं ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया बहुत क्या क्या उसका फ़ायदा है, हमारे सिन्हा साहब ने बताया। और हम उम्मीद करते हैं कि इस सेंटर में इस तरह के रिसर्च होंगे। जितने भी आपको विश्वविद्यालय से सहयोग की ज़रूरत होगी, हर तरह के इवन दिन मैं बता दूं कि सिन्हा साहब ने 45 लाख रुपया डॉल्फिन फंड का पटना यूनिवर्सिटी को दे रखा है, जो ज्यों 50 लाख जो कि ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। अगर रिसर्च में अगर उसको सही तरीके से अगर आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो हमको नहीं लगता कि हमें उस पैसे को यहाँ रिलीज़ करने में कोई दिक्कत होगी। अब जो डॉल्फिन सेंटर बनने में अब बिल्डिंग अभी शुरुआत नहीं हुआ, जैसा कि उन्होंने बताया टेंडर भी हो गया है
टेंडर हो गया है, फिर भी बनाने में कम से कम कितना भी फास्ट करें 1.5-2 साल तो ज़रूर लगेंगे। 2 साल तक आपको यहीं काम करना है और यहाँ से जो भी बिहार सरकार से जो भी फंड मिले उसे आप काम करें। ज़रूरत है तो यूनिवर्सिटी हमेशा इस सेंटर के साथ है। इस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि जहाँ पर इंडिया ही नहीं बल्कि कह सकते हैं एशिया का पहला नेशनल रिसर्च सेंटर होगा जो कि पटना यूनिवर्सिटी में खोला जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। हम उम्मीद करते हैं इसे तो मैंने बोला है बिहार सरकार के साथ साथ विश्वविद्यालय भी तत्पर रहेगी। मैं दोनों कह रहा हूँ, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये लैब चले। ये नहीं कि मैंने बहुत ये भी देखा है बहुत सारे लैब में, क्योंकि मैं ओपनली बोलता हूँ कि इक्विपमेंट परचेज कर लेते हैं, करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट परचेज कर लेते हैं, इक्विपमेंट रखा रहता है, कोई इसको ऑपरेट नहीं करता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है। मेरा जरूर आग्रह होगा, ये नहीं कि गवर्नमेंट से पूरा पैसा आ रहा है तो ऐसा इक्विपमेंट खरीद लें, उसको यूज ही नहीं करें। जिस इक्विपमेंट की ज़रूरत हो, जिस पर यूज हो, जिस पर शोध हो सके, बच्चे उसको यूटिलाइज कर सकें, उसी इक्विपमेंट को खरीदिए। हमको लगता है कि ये शोध केंद्र जरूर इंडिया का पूरे वर्ल्ड में नाम करेगा और पटना यूनिवर्सिटी का भी इसमें नाम होगा। और जो पटना यूनिवर्सिटी की जो गरिमा पहले रही है, आप लोगों ने सुना ही होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, उस गरिमा को उठाने में इसका बहुत ही हाथ रहेगा। अगर रिसर्च ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि हम लोग नेक में पिछले बार पिछड़ गए हैं और रिसर्च की शुरुआत हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। और जितने भी हमारे नए शिक्षक हैं उनको भी मैं आग्रह करता हूँ कि वे रिसर्च के तरफ झुकाव अपना बढ़ावें, रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करें। उसको मैं प्रमोशन से भी बार बार कहता हूँ कि मैं जोड़ने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।